गुड मॉर्निंग। सबसे पहली सूचना तो आपके लिए ये है कि आज से कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं, परंतु अभी केवल जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वही कॉलेज आएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी कॉलेज नहीं बुलाया गया है। तो जो आप हैं इस चीज़ को नोट करेंगे, समझेंगे। चलिए आज हम आगे चर्चा करते हैं ब्रिटिश प्रभुत्व का परिणाम और प्रभाव। जो 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज चौथा भाग पढ़ेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रभुत्व यहाँ स्थापित हुआ ब्रिटेन का, उसके सामाजिक प्रभाव क्या रहे वो हम देखेंगे। राजस्थान का जो समाज था राजपूताना का, वो परंपरागत था, और जब ब्रिटिशर्स के वो प्रभाव में आए या संपर्क में आए तो इसका असर कई बिंदुओं पर देखने को मिला, कई प्रथाओं पर देखने को मिला। सबसे पहला तो देखिए सती प्रथा का अंत। राजस्थान में पहली बार जो सती होने का जानकारी हमें मिलती है वो विक्रम संवत 861 के जो गठियाला शिलालेख है जोधपुर का, उससे मिलती है कि सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी। राजस्थान में जो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास हम देखें तो जो जयपुर का शासक थे महाराजा स्वाइजय सिंह द्वितीय, उनके द्वारा किया गया। ब्रिटेन के प्रभाव में आने के बाद सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित किया, और इसके बाद और राज्यों ने भी इसको गैर कानूनी घोषित किया, जिसको हम एक जो तालिका मैंने आपको पीडीएफ भेजी उसमें बनी, उसमें आपने देखा होगा। बीकानेर में सूरत सिंह ने 1825 में, अलवर में बन्ने सिंह ने 1830 में, जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने 1844 में, डूंगर सिंह ने 1844 ईस्वी में, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह ने, प्रतापगढ़ में गणपत सिंह ने, जोधपुर में तख्त सिंह ने, कोटा में राम सिंह ने और उदयपुर में स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई। और जो भारत का इतिहास आगे जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो ब्रिटिश भारत था, यानी जहाँ अंग्रेज़ों का सीधा प्रभाव था, वहाँ पर भी इसी कालखंड में, इसी दौरान सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो सती प्रथा है उस पर धीरे धीरे जो समाप्ति की ओर वो बढ़ती जाती है। कन्यावध का अंत, एक और कुप्रथा थी राजपूताना में, वो थी कि पुत्री के जन्म लेने पर ही उसको मार दिया जाता था। इसका प्रमुख कारण था अत्यंत दहेज। जब माता पिता को ये लगता कि वो दहेज नहीं दे पाएंगे, कल को अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाएंगे, तो उसे जन्म लेते ही मार देते थे। ये एक कुप्रथा थी और दहेज इसका प्रमुख कारण था। और इसके लिए जो राजपूताना का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो सदरलैंड और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुड्डो ने त्याग प्रथा को तथा श्यामलदास ने टीके की प्रथा को कन्यावध के लिए दोषी ठहराया। अब कन्या जो वध था, इसके लिए 2 कारण प्रमुख माने जा रहे थे। एक तो त्याग प्रथा, ये दहेज से थोड़ा अलग थी। देखिए क्या था कि त्याग प्रथा में ये होता था कि जब राजपूत जाति की कन्या का विवाह होता था तो कुछ जातियों के लोग थे उसको लड़की वालों से दान दक्षिणा में मुंह मांगी रकम प्राप्त करने का प्रयास करते, और उसके लिए वो हट भी करते, और उनको फिर अपना परिवार का सम्मान बचाने के लिए उनको त्याग के रूप में एक बड़ी रकम लड़की के परिवार द्वारा दी जाती थी। एक तो ये कारण माना है सदरलैंड ने और एजेंट लुड्डो ने। और जो कवि राजा श्यामलदास हैं, उन्होंने कहा कि टीके की प्रथा, यानी कि जो दहेज है प्रथा, वो कन्यावध का प्रमुख कारण था। अब सबसे पहले 1833 में जो कोटा के शासक थे महाराव राव सिंह, उन्होंने इसको कन्यावध प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, और उसके बाद 1837 में बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में भी कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। बीकानेर के शासक रतन सिंह ने भी अपने सामंतों को शपथ दिलाई थी कि वो कन्यावध नहीं करेंगे। अब देखिए त्याग प्रथा, अभी मैंने आपको बताया कि त्याग प्रथा क्या थी, और इसको पोलपात बारट भी कहा जाता था। इसको सबसे पहले 1841 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद बीकानेर के रतन सिंह ने, जयपुर के राम सिंह ने, मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने भी त्याग प्रथा पर रोक लगाई। और क्योंकि ये भी मूलतः हमने अभी देखा था कि कन्यावध का एक प्रमुख कारण था। डाकन प्रथा का अंत, डाकन का क्या है कि
आपने अभी भी आप कभी कभार सुन लेते होंगे इस बारे में। यद्यपि ये प्रताप जो कुप प्रथा है ये समाप्त है। तो होता क्या था कि पहले कुछ जाति की जो स्त्रियां थी उनके बारे में कहा जाता था कि ये डाकन है और दूसरे लोगों को ये मार डालती हैं, खासकर बच्चों को, क्योंकि अशिक्षा थी और जो शिशु मृत्यु दर थी वो अत्यंत थी। तो किसी बच्चे की मृत्यु होने पर गांव की कुछ स्त्रियों पर संदेह कर लिया जाता था कि ये डाकन है और इसने, अपन डायन भी बोलते हैं इसको, इसने इस बच्चे को मार डाला है। और होता यह था कि फिर उस महिला पर हमला कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। ये भी एक कुप्रथा थी। और जो एजीजी था उसने भारत सरकार को 1853 में जब ऐसी एक घटना हुई कि मेवाड़ बिलकौर के एक सैनिक ने अपनी पत्नी को मार डाला, तो सॉरी एक स्त्री को मार डाला, अपनी पत्नी को नहीं, तो इसकी गंभीरता को जो एजीजी था उसने महसूस किया। और उसके बाद सबसे पहले जो मेवाड़ बिलकौर का कमांडेंट था देसी बुर्क, उसके प्रयासों से उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के जो थे उन्होंने इस प्रथा को 1853 में गैरकानूनी घोषित किया। उसके बाद कोटा महाराव राम सिंह, जयपुर महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय, बूंदी महाराव विष्णु सिंह ने भी डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। मानव व्यापार प्रथा का अंत, ये देखिए क्या था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान में औरतों तथा लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय सामान्य रूप से प्रचलित था। कुछ राज्यों में इस क्रय विक्रय पर विधिवत कर भी वसूल किया जाता था। इस कर को वर्दा फरोशी कहा जाता था, जो लड़के लड़की के मूल्य का 1/4 वसूल किया जाता था। तो ये एक तरह से क्या था, पशुओं की तरह मनुष्य का भी क्या था, ये व्यापार था। अंग्रेज इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। यद्यपि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अंग्रेज खुद भी ये जो मानव व्यापार प्रथा थी, यानी एक तरह से जो गुलाम व्यापार था, इसके बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन अंततः उन्होंने इसको 1831 में महाराजा राम सिंह जो कोटा के थे उन्होंने इसको गैरकानूनी घोषित किया। उसके बाद महाराजा विष्णु सिंह ने, बूंदी के जो थे, उसके बाद जयपुर महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने और मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने भी मानव व्यापार को समाप्त करने की घोषणा की। 1862 में इस प्रथा पर सरकारी तौर पर संपूर्ण राजस्थान में प्रतिबंध भी लगा दिया गया। समाधि प्रथा का अंत। समाधि प्रथा क्या थी, इसको देखिए। इस प्रथा में कोई पुरुष या साधु महात्मा मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से जल समाधि, किसी तालाब के पानी में बैठकर अपनी जान दे देना, या भू समाधि, जमीन में गड्ढा खोदकर बैठ जाना और उसे मिट्टी से भर देना, यानी ये जीवित समाधि थी कि मृत्यु का वर्ण कर लिया जाता था। अब ऐसे जो लोग जो जीवित समाधि लेते थे उनको जनता बहुत ही श्रद्धा से देखती थी, उनकी पूजा भी करती थी, परंतु ये भी अंततः अंग्रेज़ों की नज़र में क्या था, अपने आप में इनको लगा कि ये एक कुप्रथा है। तो सबसे पहले जयपुर में 1844 में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और उसके बाद 1861 में एक अधिनियम पारित करके इसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा का अंत। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में देखें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय एक चार्टर एक्ट में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया और 1843 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में की बात करें तो सर्वप्रथम बूंदी महाराव विष्णु सिंह और कोटा महाराव किशोर सिंह ने 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई और 1863 में मेवाड़ राज्य ने बच्चों के बेचने की प्रथा को अवैध घोषित किया। अनमेल व बाल विवाह उन्मूलन के प्रयास। अनमेल विवाह तो यह था कि काफ़ी बड़ी उम्र के पुरुष के साथ काफ़ी छोटी उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह में क्या होता था कि लड़का और लड़की दोनों काफ़ी कम उम्र के होते थे। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किया गया और अजमेर के जो हरविलास शारदा हैं उन्होंने, उनका जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 1929 में उन्होंने बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाया जो 1930 से लागू हो गया और इस एक्ट को उनके नाम पर शारदा एक्ट भी कहते हैं। और उसमें यह तय किया गया कि वे लड़का कम से कम 18 वर्ष का हो और लड़की कम से कम 14 वर्ष की हो, उससे पहले विवाह न किया जाए। एक विधवाओं की जो स्थिति थी वो भी बड़ी भयावह खराब थी कि पति की मृत्यु के पश्चात विधवाओं को समाज के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता था, तो और विधवा विवाह को प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। इससे सब की तरफ ध्यान दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित किया और अंततः जो देशी राज्य थे उन्होंने भी इसको फॉलो किया। तो ये था ब्रिटिश प्रभुत्व का जो सामाजिक प्रभाव जिसे हम कह सकते हैं, और खासकर जो समाज में प्रचलित कुरीतियाँ थी उनको ब्रिटिश प्रभुत्व से किस तरह से समाप्त करने में मदद मिली, इस बिंदु में ये हम चर्चा की है। यहाँ पे एक प्रश्न तैयार करेंगे कि ब्रिटिश संपर्क से राजपूताना में हुए सामाजिक परिवर्तनों पर एक लेख लिखिए। ठीक है, इसे एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।